नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कविता की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल में समाज और देश और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीने वाले हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव एवं सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख आदरणीय श्याम पांडे जी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में देश ही नहीं, वैश्विक स्तर पर जिनकी कविता ने विश्व में, समूचे विश्व में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है, और वो केवल कवि ही नहीं, वे एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप संस्कार भारती के पुराने आप पदाधिकारी रहे हैं और अभी हाल ही में आप संस्कार भारती के दिल्ली के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप एक समाज में सर्वांगीण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाली प्रमुख संस्था चेतना परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप कविता को जीने वाले एक श्रेष्ठ कवि, प्रेरक वक्ता हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं राजेश चेतन जी का। आज जैसे मैंने बताया, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगी जी न्यूज़ की सुप्रसिद्ध न्यूज़ एंकर मीमांसा मलिक जी भी हमारे बीच में रहेंगी। और अब मैं प्रारंभ करता हूं सतमोला कवियों चौपाल, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्री राजेश चेतन जी को दो पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं, अंधियार पी पी कर पला हूं। ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने केवल कविता जगत ही नहीं, समाज को सूक्ष्मता के साथ जिया, समझा और जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, श्री राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और बड़े भाई साहब श्याम पांडे जी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ये सारे विश्व में भ्रमण करते हैं वो। आप लोगों की तालियों से ही मैं जिंदा रहूंगा, ये देख लेना आप लोग। अगर मैं वेंटिलेटर पे गया तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पहले से बता देता हूँ, वैधानिक चेतावनी मान लेना इसको आप। तो सावन का महीना चल रहा है और हमारे वृंदावन में कन्हैया इस समय फूलों के बंगले में विराजमान है। तो वहीं से कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। स्वागत।
पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। आहा। ये पूजा नहीं। हाँ, पूजा बड़ी खुश है कि मेरा नाम ले दिया है। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, आहा। क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, आहा। मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत अच्छे, तुमको बहुत फिर से अच्छे, बहुत आना अच्छे, बहुत होगा अच्छे। भारत भू पर कृष्ण मुरारी। और सारे भारत में कावड़िए निकले हुए हैं और कावड़ का ऐसा जलवा है, करोड़ लोग इस समय सड़कों पर हैं। हमने कुंभ किया, सारी दुनिया ने देखा जलवा भारत का। 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान करके चले गए। ये सनातन की बहुत बड़ी विजय थी अपनी। बहुत अच्छे। अब 1 करोड़ लोग सड़कों पर हैं, गंगा जल लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत में, कैसा भारत है ये। मैं भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता स्वागत, स्वागत, स्वागत। हूं, क्योंकि सावन का महीना हो और कृष्ण की और शंकर की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। क्यों, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनिएगा, मैंने अपनी दृष्टि से भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित की। आदरणीय श्याम परांडे जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, हाँ, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, भोले शंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी, सीखो जी। बहुत अच्छे। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो। सीखो जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, और तो वहां शमशान में भी रह लेते हैं। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। हाँ, हाँ, हाँ। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। सीधा साधा। निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मैं राजेश चेतन जी की इस कविता पर मुझे बहुत एक बात मन से है, कहने को मन करता है। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक ऐसा प्रयास प्रारंभ हुआ कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो आवारा कुत्ते हैं, उनको यहाँ से, दिल्ली से उनको अलग बसाया जाएगा। ये एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी को, ये भी एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है क्या। ये एक थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी भी गली के आवारा पशु को, आप कुत्तों को आप कहीं अन्यत्र नहीं बसा सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कैसे है? क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं कभी वो उनकी जगह थी, उनके परिवार की, पुरखों की जगह थी। हमने जंगल काट दिए, हमने खेत खलिहान खत्म कर दिए, हमने पेड़ काट दिए, चिड़ियों का, पक्षियों का बसेरा हमने खत्म कर दिया, हमने पशुओं का जंगल खत्म कर दिया, सब काट डाले। वो आखिर जाएंगे कहाँ? बोलते तेंदुआ आ गया, कॉलोनी में तेंदुआ आ गया, कोई कहता कुछ आ गया। और मैं विजय गोयल जी, हमारे परम मित्र हैं, मैं विजय गोयल जी तक भी बात चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके गांधी जी थे परम आदरणीय, वो तो स्वयं बकरी प्रेमी थे।
बकरी का दूध पिया करते थे और साक्षात शिव शंभू भोले, उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। नंदी, नाग देवता, मोर, ये जो है, जो कुत्ते होते हैं वो भैरव बाबा का एक रूप माना जाता है। तो दो विचार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं कि एक विचार, 1000 में से एक कुत्ता किसी को काटता है उसको आतंकवादी मान लिया जाता है, और आतंकवादी इतने खून की नदियां बहा जाते हैं, उनके लिए मानवाधिकार है, लेकिन इनके लिए मानवाधिकार नहीं है, पशु प्रेम नहीं। और सावन की इस बेला में राजेश चेतन जी की एक कविता कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम करेगी। मैं राजेश चेतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजेश चेतन जी हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि हैं। मैं राजेश चेतन जी से निवेदन करता हूं एक श्रेष्ठ कविता के लिए। राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण आर्य जी। और मित्रों, आपका भी बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। सच में आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हैं, मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। और अच्छी बात यह है कि कवित्रियाँ ज़्यादा हैं और ये महिलाओं में ज़्यादा करुणा होती है, उनको पता है कि किस तरह से दूसरों को सपोर्ट करना होता है। हम लोग तो एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। बहुत अच्छे, तो आप लोग बहुत महान हैं, आपका मैं आदर करता हूँ और इस कविता की रक्षा करेंगे आप लोग जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पर्यावरण की बात कुछ करूँगा। देखिए, मेरे से जो पिछली पीढ़ी थी, हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, जिन्होंने आज़ादी से पूर्व देश में जन्म लिया, तो उन्होंने देश के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। हमारे में से ऐसे भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो आज़ादी के लिए जेल गए, कुछ ऐसे भी हैं जिनको फांसी की सजा मिली। पर आज़ादी के बाद हम क्या करें, देशभक्ति का मतलब क्या है? तो मैं एक रचना सुना रहा हूँ। स्वागत। देशभक्ति का आज के संदर्भ में क्या मायने हैं, बहुत अच्छा। मेरा साथ देना आप लोग। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है। छोटी सी बात, करना क्या, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है, और सुदामा गले लगाओ, देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है, और सुदामा गले लगाओ, देशभक्ति हो जाती है। 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। यहाँ बेटियां बड़ी बड़ी संख्या में बैठी है। श्याम परांडे जी, मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं एक बार देश के बड़े जनरल बिपिन रावत साहब, एक हेलीकॉप्टर में उनका बलिदान हुआ, उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में थी। तो उन दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट शमशान घाट में हो रहा था। मैं भी खड़ा था जनता की भीड़ में, एक कोने में, आंखों में आंसू थे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि इनके कोई बेटा नहीं है। 2 बेटियां हाथ में अग्नि लेके अपनी माँ और बाप का अंतिम संस्कार करने आगे बढ़ी, तो वही खड़े खड़े 4 लाइनें शमशान घाट में खड़े होकर मैंने लिखी। बेटियों को समर्पित करता हूं। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, संस्कार जब बेटी भी कर सकती है, तब काहे को बेटे बेटे करना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी हो प्रीति जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, बेटी को भी खूब पढ़ाओ, देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पानी के भंडार हैं सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। अगर आधे गिलास की प्यास है तो आधा गिलास पानी ही पियो। 3 काम करने पड़ेंगे पर्यावरण के लिए, पानी बचाओ, प्लास्टिक घटाओ और पेड़ लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 3 काम करने हम लोगों को। तब 2 लाइनें सुनना मेरी। पानी के भंडार है सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, 2 लोटे से अगर नहाओ, देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत।
अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेट जलाओगे? अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेट जलाओगे? शुभ अवसर पर पेड़ लगाओ। हाँ हाँ हाँ, देशभक्ति हो जाती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देशभक्ति हो जाती है। और बोलना चाहता हूं, शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। ये सारा काम अकेले मोदी जी का नहीं है, सबका है। शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, झाड़ू अपने हाथ उठाओ। हाँ 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 हाँ, झाड़ू अपने हाथ झाड़ू का उठाओ। मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आपके घर वाली झाड़ू। झाड़ू अपने हाथ उठाओ, देशभक्ति हो जाती है। और बोलना चाहता हूं, दुनिया में तो घूम ही लेंगे, पहले देश में घूमो जी। आजकल बड़ा चलन हो रहा है विदेश में जाने घूमने का। अरे भाई घूम लेना, पहले भारत तो पूरा देखा है क्या? दुनिया में तो घूम ही लेंगे, पहले देश में घूमो जी। इंडिया फर्स्ट का मंत्र गुंजाओ। हाँ, इंडिया फर्स्ट का मंत्र मंत्र गुंजाओ, गुंजाओ। देशभक्ति हो जाती है। रोज रोज चुनाव नहीं होंगे, रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में। हाँ हाँ एक साथ चुनाव कराओ, हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। देशभक्ति हो जाती है। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनिएगा। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। मिलकर सारे देश चलाओ, बहुत अच्छे, बहुत बहुत देशभक्ति हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत। ये थे राजेश चेतन जी। राजेश चेतन जी ने, देखिए, कविता का नियतार्थ केवल कविता नहीं है, कविता सुनाना नहीं है। कविता एक माध्यम है, अपनी भावना, अपनी समाज से जुड़ी हुई समस्या को इंगित करना और उसका समाधान भी देना। राजेश चेतन जी ने उस कवि धर्म का बखूबी पालन किया है। और राजेश चेतन जी ने 4-5 विषय ले लिए। आज अभी टीवी चैनल्स में मैं भी देख रहा था, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 5-6 शहरों को उनको स्वच्छता का उनको अवार्ड दिया। दिल्ली के एनडीएमसी को भी मिला है, और केवल एमडीएमसी को मिला है, क्या दिल्ली को भी मिल सकता था? उसके लिए जरूरी है हमें अपने व्यवहार को भी, केवल ये काम एमसी निकाय नहीं करेगी, हमारे व्यवहार में भी स्वच्छता होनी चाहिए। जब हम खुद स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और सावन की बात हुई, शिव शंभू भोले की बात हुई, जो कुत्ता है ना, कुत्ता भी जब अपनी जगह बैठता है, वो भी साफ करके बैठता है, जगह को करके बैठता है ना। तो ये प्रवृत्ति यदि हम कुत्ते से, अगर ये हम एक उसका सद्गुण ले लें, तो बहुत एक स्वच्छता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच में वैश्विक हिंदी समाज को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव के रूप में, और जिन्होंने सेवा को अपना माध्यम बनाया, विश्व में जो जाने जाते हैं, सेवा इंटरनेशनल। पूर्व में आप श्रद्धेय चमनलाल जी के आप सहयोगी रहे, आप विदेश विभाग देखते रहे। और अगर मैं आपके सामने ग्लोब रख दूं और मैं आपसे ये कहूं कि कहीं भी पेंसिल से इस ग्लोब पर, विश्व के ग्लोब पर कहीं टिक कर दो, वहाँ पूछो कि यहाँ पर हमने जाना है अथवा हमारी ये समस्या है, कुछ सहायता हो सकती है, तो ये श्याम परांडे जी की एक विशेषता है। इतना विदेश विभाग में और ये जो 2-3 अपने संगठन है, उनके माध्यम से जो आपने कार्य किया हुआ, संपर्क के जितने धनी हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी। कई बार मैंने भी श्याम भाई साहब से कहा, श्याम भाई साहब ये समस्या है, इस बच्चे को वीज़ा नहीं मिल रहा, इस बच्चे का ये है, इस बच्चे का वो है, कई तरह की।
इस प्रकार के सेवाभावी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, संगठन को समर्पित, और आज आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जैसी संस्था को, सेवा इंटरनेशनल के साथ आप काम देख रहे हैं। आप हमारे आदरणीय हैं। सतमौला कवियों के चौपाल में आप दूसरी बार आप आ रहे हैं और आपने विश्व में आपने सेवा कार्य के साथ हिंदी को भी आप भाषा के रूप में जी रहे हैं, व्यवहार के रूप में जी रहे हैं। आज कल जो एक नया विवाद है कि भाषा विवाद नहीं है, एक हमारा व्यवहार विवाद बन गया है। मराठी मानुस हिंदी भाषाई क्षेत्र वाले को पीटता है। एक बार मैं महाराष्ट्र में गया कार्यक्रम में प्रवास के दृष्टि से, तो वहाँ पर मैंने पूछा, भाई आप का यहाँ मराठी प्रेम ज़्यादा है और हिंदी पर क्यों है? तो उसने एक बात बड़ी अजीब सी मुझे कही। कहते कि हमारा हिंदी भाषा से हमारा विरोध नहीं है। कहते जो आजकल हिंदी भाषा के अंदर जो घालमेल हो गया है ना, कई शब्द समाहित हो, कहते हमें संस्कृत निष्ठ हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, संस्कृत निष्ठ हिंदी से आपत्ति नहीं है, एक पक्ष ये भी हो सकता है, लेकिन भाषाएं तो सभी अपनी है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ बैठे हों तो इस पर भी हम विचार लेंगे। और श्याम परांडे जी को मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं अपनी बात करने के लिए। श्याम परांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और सतमौला कवियों की इस चौपाल को मेरा प्रणाम। सभी कवि कवित्री सभी को प्रणाम। मेरा जैसे परिचय दिया हुआ है, तो मैं विश्व भर में जो भारतीय समाज फैला हुआ है, जिसको डायस्पोरा कहते हैं भारतवंशी है, उनके बीच में काम करता हूँ। और मुख्य बात तो ये है कि ये समाज प्रगतिशील है। जहाँ भी जाते हैं कुछ भी नहीं ले जाते हैं, और 5, 10, 20 साल में वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। उस देश के विकास में अपना योगदान करते हैं, भारत के लिए भी योगदान करते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ पर कहीं भी संघर्ष निर्माण नहीं करते हैं। शांति से हमारे यहाँ जो विविधता है, हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, वो अपने रग रग में है, अपने हर खून के बिंदु में है, रक्त के बिंदु में है। इसलिए किसी भी समाज की संस्कृति को हम आत्मसात करना बहुत आसानी से होता है, और वहाँ की संस्कृति को भी हम उसका विकास कैसा हो इस तरह से प्रयास करते हैं। और उसी में एक प्रयास है सेवा। तो जब विदेश में हमने भारतीय समाज को कहा कि आप जहाँ हैं उस देश की भी सेवा करो, उस समाज की भी सेवा करो, तो पहले तो वो कहने लग गए भारत में सारी समस्या यहाँ क्यों कह रहे हो। लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आया कि हर समाज की अपनी समस्या रहती है। और यदि मैं कहूँ कि रोज़, अभी मैं दक्षिण अफ्रीका जाकर आया, डरबन शहर में प्रतिदिन भारतीय समाज 10,000 लोगों को खाना खिलाता है। अरे वाह, बहुत फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई। तो ऐसा सब जगह है। और इसको मैं यदि अमेरिका की तरफ, यूएसए की तरफ ले जाऊं तो वहाँ भी ऐसे ही कार्य चलते हैं। तो सब तरह से यहाँ जैसी सेवाएं हैं, वहाँ भी सेवाएं हैं। और अपने समाज की विशेषता ये है कि ये सारा वॉलंटियरिंग से होता है, स्वयंसेवी से होता है, सभी स्वयंसेवी संगठन इस नाते होता है। और पाश्चात्य देशों में उसका चार्ज भी होता है वॉलंटियरिंग का। तो मेरा चार्ज 1 घंटा मैं वॉलंटियरिंग करूँ तो मेरा $5 होता है, $10 होता है, $15 होता है। लेकिन भारतीय समाज के लोग कोई चार्ज नहीं करते। अरे बहुत। अपना आदर्श तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के 3 अध्याय में वो कहते हैं,
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। तीनों लोकों में मेरा एक भी कार्य पेंडिंग नहीं है। मैं पटापट करता हूँ, जब चाहे जब जो करना है वही करता हूँ। और एक बार 1 मिनट के क्षण भर के लिए सोचिए कि वो यदि वो अपना कार्य नहीं करते हैं, वो पालक है विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, तो क्या होगा? तो जग में तो हाहाकार मच जाएगा। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम। मेरे से जो अपेक्षित है वो तो करता ही हूँ, मुझसे जो अपेक्षित नहीं है वो भी करता हूँ। यानी मैं लोगों को मदद करता हूँ और वॉलंटियरिंग करता हूँ। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मैं करके दिखाता हूँ। बहुत तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने पहले और आदर्श ऐसे स्वयं सेवक है। वो जिस तरह से समाज की सेवा करते हैं, इसमें यह है कि पहला जो है मेरी ड्यूटी है, मैं करता हूँ। दूसरा है कि मैं मेरे साथियों के साथ करता हूँ तो उनका भी स्तर ऊपर हो जाए। और जब मैं समाज के लिए करता हूँ तो वो मैं समाज को पूरी तरह से समर्पित कर देता हूँ। तो ये पहला है कंट्रीब्यूशन, पहला है ड्यूटी, दूसरा है कंट्रीब्यूशन और तीसरा है ऑफरिंग यानी चढ़ावा। तो मैं इस तरह से भगवान को जैसे चढ़ाता हूँ, वैसे ही हिंदू समाज, भारतीय समाज जहाँ भी है वहाँ सेवा करता है। अभी सेवा इंटरनेशनल का कार्य 40 देशों में है सक्रियता से। और विशेषकर बताना है तो यूक्रेन युद्ध के समय जो भारत के बच्चे वहाँ थे, विद्यार्थी थे, तो 6000 विद्यार्थियों को वापस लाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उनको ये मदद बिल्कुल की। उसके बाद वहाँ एक नाइजीरिया के कीव में नाइजीरिया के जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उन्होंने पूछा कि अफ्रीकन विद्यार्थियों के लिए नहीं करोगे तुम? तो अपने एक लोगों ने कहा कि हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 1200 विद्यार्थी 5 देशों के, अफ्रीकन देशों के, उनको मदद की, बाहर लाया। और आखिरी में 32,000 यूक्रेनियंस को 4 देशों में बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दी। उनके पासपोर्ट नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सब बनवाया और बॉर्डर क्रॉस करवाई, रिफ्यूजी स्टेटस दिलवाया, उनकी वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था प्रारंभ में इस तरह से अपने वॉलंटियर्स ने किया, भारतीय समाज ने किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बड़ी अचीवमेंट सेवा इंटरनेशनल की तरफ से हुई है। तो ऐसा जग भर में ये कार्य चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी धन्यवाद नहीं, अभी तो कुछ जानकारी आपसे और चाहिए, आप रखिए इसको। श्याम जी, क्योंकि आप ना वैश्विक हिंदी परिवार का भी आप काम देख रहे हैं, एक सेवा एक आयाम हो गया। अब ये जो हिंदी, वैश्विक हिंदी परिवार के रूप में जो आप कार्य देख रहे हैं, इसकी प्रमुख क्या उपलब्धि, गतिविधि है? ऐसा है, वैश्विक हिंदी परिवार की परिकल्पना कोरोना काल में हुई और तब से आज तक गत 5 वर्ष ये कार्यक्रम प्रति रविवार शाम को जग भर में जहाँ जहाँ हिंदी प्रेमी है वो जुड़ते हैं। तो 40-50 ऑनलाइन है। तो 40-50 ऐसे लेखक, कवि सब इकट्ठा आते हैं और हिंदी की बात करते हैं। और ये एक भी बीच में खड़ा नहीं लगा है, तो कंटिन्यूटी के साथ वो चला हुआ है। तो अपने आप में एक विशेष प्रयोग है। लेकिन ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भारतीय भाषाओं की अपनी विशेषता है। और ये जो भाषा का भी विवाद प्रवीण जी ने उठाया था विषय, तो ऐसा नहीं है। भारतीय भाषाएं आपस में कभी लड़ी नहीं। आप 100, 200, 500 साल पहले जाएंगे तो किसको कौन सी भाषा आती थी ऐसा कहेंगे आप? व्यवहार तो चलते ही थे। और भारतीय व्यापारी विश्व भर में जाते थे, विश्व भर से सोना लेकर आते थे, यहाँ से मसाला जाता था, कपड़ा जाता था, सारे दुनिया को कपड़ा पहनाते थे। तो ये अपनी विशेषता थी। जहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा सीख लेते थे। तो व्यापार भी चला, पैसा भी कमाया। हम 30% से ज़्यादा जीडीपी वर्ग विश्व का हम लेते थे, भारत करता था। तो इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ऐसा यह समाज है। तो अपनी भाषाएं जहाँ जहाँ जो समाज है, तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है, असमी है, उड़िया है, या तो कश्मीरी है, पंजाबी है, सारी भाषाओं के लिए हम चिंता करते हैं। और सब जगह हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो संस्कृति भाषा से एक्सप्रेस होती है। तो इसलिए
हर भाषा को अपनी मातृभाषा मानकर अपने घर में मातृभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। ये हम सबको कहते हैं, पूरे भारतीय समाज जो बाहर बैठा हुआ है उसको हम यही बताते हैं कि बच्चों के साथ वो अंग्रेजी में बात करे, वो फ्रेंच में बात करे, वो कैसे, आप माता पिता मत छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से अगली पीढ़ी पर भाषा पहुंचेगी, और भाषा पहुंचेगी तो संस्कृति टिकेगी और आगे बढ़ेगी। ये उसका उपाय है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपनी भारतीय जो संस्कृति की विशेषताएं हैं उसमें परिवार यह बहुत प्रमुख ये है, फैमिली जिसको कहते हैं आजकल ना खूब चलता है। तो मैं मेरा एक अनुभव भी बताऊंगा, सेवा से संबंधित है। एक अमेरिकन युवती 23-24 साल की कैलिफोर्निया से आई हुई थी, और 2 महीना उसको हमने महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में सेवा के लिए रखा, वहाँ की सेवा संस्था के साथ। तो पहले दिन वो कहती है क्या बढ़िया होता यदि पूरा विश्व एक ही भाषा बोलता। तो उसको लगता था कि मैं अमेरिकन हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, तो ये इनको भी अंग्रेजी आना चाहिए। तो हमने व्यवस्था की थी कि एक लिखी पढ़ी अंग्रेजी और मराठी बोलने वाली और एक विद्यार्थिनी उसके साथ थी। तो वो ट्रांसलेट करती थी, इंटरप्रेट करती थी, भाषांतर करती थी। 2 महीने के बाद उसका पूरा हो गया, और वो वापस जाते वक्त रोज़ डायरी लिखनी होती है इनको, इंटर्न्स को। तो आखिरी दिन की डायरी पढ़ने लायक थी। पहला विषय था कि अमेरिका में सब लोग परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की कॉन्फ्रेंसेस होती है, कोई जीता नहीं है। यहाँ परिवार की बात कोई करता ही नहीं है, फैमिली की बात कर ही नहीं रहा है। लेकिन गत 2 महीने से मैं एक परिवार में रहती हूँ जहाँ छोटा सा एक कमरा है मेरे लिए, और रोज़ हर घर में मेरे लिए भोजन भी तैयार होता है। घर में पका हुआ भोजन मुझे खिलाया जाता है। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कल क्या खाएंगे उनको पता नहीं है, लेकिन मेरा पेट भरे इसकी चिंता करते हैं। बहुत ये परिवार की संकल्पना। फिर उसने आगे भी लिखा कि अमेरिका में सब लोग पूछते हैं तुम्हारा घर कितने बेडरूम वाला है, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 10 बेडरूम। वो बड़े प्रतिष्ठित परिवार से थी। उसके पिताजी एक IT कंपनी के ओनर थे, और माता और पिता अलग हो गए थे जहाँ जैसे है प्रचलन। तो वो लिखती है फिर बाद में कि सब यही चर्चा करते हैं कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम का है, तुम्हारी कौन सी कार है, और तुम्हारे जेब में जो वैलेट है, पर्स में जो वैलेट है उसमें कितने क्रेडिट कार्ड्स है। यहाँ इन सब की कोई चिंता नहीं है। जो चिंता है वो समाज की है, गांव की है, एक दूसरे में प्यार से रहने वाले लोगों की है। और इसीलिए ऐसा जीना हमने सीखना चाहिए। ये अपनी विशेषता है समाज की, और अपनी भाषाएं ये सब टिका सकती है। इसलिए पूरे विश्व में हम हिंदी की, बच्चों को हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था, तेलुगु पढ़ाने की व्यवस्था, मराठी पढ़ाने की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा में घर में बोलना चाहिए सबने। धन्यवाद। श्याम जी, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, क्योंकि आप सतमोला कवियों के चौपाल से आप परिचित तो है नहीं। आप 3 वर्ष पूर्व आए थे, और इन 3 वर्षों में आपने सतमोला कवियों की चौपाल को आपने देखा भी है। देखा यानी कि व्यवहार में भी देखा है। सतमोला कवियों की चौपाल में निर्लेप रूप से यदि मैं आपसे पूछूं, आपको इसका कार्य आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बड़ा है, बढ़िया है। ऐसा है, समाज में चेतना लानी है, समाज में जागृति लानी है, जागरण लाना है, धर्म के विषय है, समाज के विषय है, मूल्य है, अपने जीवन मूल्य है। इनको आगे बढ़ाने का सबसे सक्षम मार्ग ये कविता के थ्रू है, और कवियों के माध्यम से ये आगे बढ़ सकता है, आसानी से बढ़ सकता है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है। और सतमोला ये जो प्लेटफॉर्म है ये वो कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, आगे बढ़ाना चाहिए। और नियमितता से आप कर रहे हैं तो इसको ज़रूर इसका यशस्वी है, और आगे और फल मिलेगा। धन्यवाद श्याम जी। मैं अब एक जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ। श्याम जी ने सतमोला कवियों चौपाल के लिए भी शुभेच्छा रखी। हमारी जो इस सतमोला कवियों चौपाल में कविता पाठ कर चुके हैं, और सतमोला कवियों चौपाल में जो परिवार के अंग बन चुके हैं वो 15,000 से बढ़ कर के
16,500 कवि हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषा के कवि हैं, क्योंकि हमने इस कविता के कार्यक्रम को कभी हमने टीआरपी के लेवल पे हमने इसको आका नहीं ना जाने दिया, क्योंकि इसमें मलयाली कवि भी आता है, तमिल कवि भी आता है, मराठी कवि भी आता है, उड़िया कवि भी आता है, सिंधी कवि भी आता है। ऐसी कौन सी भारतीय भाषा नहीं है जिसका कवि हमारे टीवी शो पे कविता पाठ करके ना गया हो, और उतनी ही तत्परता के तल्लीनता के साथ उसको सुना जाता है, क्योंकि हम उसको एक अतिरिक्त समय देते हैं। कविता पाठ करने से पहले वो कविता का अनुवाद प्रस्तुत करता है, और ये एक अनूठा प्रयोग सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से रहा है। राजेश चेतन जी भी आज से नहीं सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़े, सतमोला कवियों की चौपाल के प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। बीच बीच में हमें अमूल्य समय देते हैं, क्योंकि आप भी वैश्विक स्तर के आप कवि हैं, और विदेशों में आप काव्य पाठ के लिए भी जाते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए भी जाते हैं, आप जीवन जीने की कला सिखाने के लिए जाते हैं, आप भिवानी परिवार से भी जुड़े हुए हैं, आप चेतना परिवार के आप प्रमुख हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो मैंने गीत की जो 2 पंक्ति ली थी, उस पंक्ति थी, मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ, आंधियों की गोंद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। और 2 पंक्तियां और इनके लिए निकलती हैं कि सीख जीना मीत मुझसे, सीख जीना मीत मुझसे, एक जीने की कला हूं, मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। राजेश चेतन जी। आदरणीय प्रवीण आर्य जी को ये याद करवा दूं कि मुझे आपके पूज्य पिताजी आचार्य जगदीश जी के साथ भी कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त। तो प्रवीण जी के परिवार से मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है। और आदरणीय श्याम परांडे जी, मैं एक सूचना आपको और दे दूं, आपके संस्मरण में जोड़ लीजिए आप। 1500 लोगों का भिवानी परिवार मैत्री संघ है, और कोविड में दिल्ली की बेस्ट एनजीओ का अवार्ड हमको पांचजन्य ने दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ये ताली बजाने की बात अब मैं बताने जा रहा हूं। हमको जो पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुआ वो सेवा इंटरनेशनल ने हमको दिया। बड़े बहुत। उस समय में देश में बड़ी हालत खराब थी, ऐसे में सेवा इंटरनेशनल का पहला कंसंट्रेटर बिहारी परिवार के पास पहुंचा। और यही नहीं, हमने जो भी सेवा इंटरनेशनल से, सेवा भारती के माध्यम से जो भी चीजें उनसे मांगी वो तुरंत उपलब्ध करवाई गई। तो बड़ा काम था वो अपने आप में सेवा इंटरनेशनल का। 12,000 कंसंट्रेटर। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली के साथ हम स्वागत। तो एक कविता आपको हास्य व्यंग्य की सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन में बैठे हो। मुझे इतने तनाव में लोग अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। मैं चेहरों पे मुस्कान चाहता हूँ सबके। स्वागत स्वागत। तो 15 अगस्त बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो मैं कविता आपको सुनाता हूँ, तिरंगा। ये हास्य व्यंग्य की कविता है। स्वागत। और इसका आनंद लीजिएगा। और भारतीय बनकर कविता को सुनना, हिंदू मुसलमान की दीवारों से बाहर आकर कविता को सुनना। एक पुराना सा जोक चलता है अपने समाज में। वो बोला, वो पूछा सरदार जी से, भारत के तिरंगे झंडे में केसरिया रंग हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का, सफेद रंग ईसाई का। बोला, आपका तो कुछ भी नहीं। अरे बोला, है क्यों नहीं? बोला, डंडा तो अपना ही है। ये बात आपने सुन रखी थी। बस मैंने इसको आगे बढ़ाया है। कविता सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक पे सवार कर रहे थे तिरंगे झंडे पर विचार। हिंदू ने कहा, हम है गांधी के बेटे लायक, अहिंसा के नायक, वंदे मातरम के गायक, छोड़ चुके हैं केसर की घाटी, क्योंकि हमको प्यारी है भारत की माटी। हम है भारत पर कुर्बान, इसलिए ये रंग केसरिया, ये हमारी शान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक पे सवार कर रहे थे तिरंगे झंडे पर विचार। हिंदू ने कहा, हम है गांधी के बेटे लायक, अहिंसा के नायक, वंदे मातरम के गायक, छोड़ चुके हैं केसर की घाटी,
क्योंकि हमको प्यारी है भारत की माटी, हम हैं भारत पर कुर्बान, इसलिए ये रंग केसरिया ये हमारी शान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुस्लिम ने कहा हरा यानी हरियाली, हरियाली है तो खुशहाली, खुशहाली है तो चार चार घर वाली, और तुम्हारी तरह केवल एक या दो नहीं, 1 दर्जन बच्चे पालने से भी नहीं डरते हैं। आहा, इसलिए हम इस हरे रंग पर मरते हैं। आहा, ये हरा रंग हमारी समृद्धि का सितारा है, इसलिए हमको प्यारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईसाई ने कहा सफेद यानी शांति, शांति है तो भाईचारा, इसलिए हम भाइयों को चारा डालकर ईसाई बना रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर सफेद झंडा लहरा रहे हैं, और जिस दिन भारत के कोने कोने में ईसाइयत का झंडा लहराएगा, उस दिन ईसा मसीह भारत में जरूर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईसा मसीह को कीजिए सलाम और करिए तिरंगे को प्रणाम। सरदार जी बोले, जो बोले सो निहाल, और सब कहो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, जय। और बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा, तो क्या कर लेगा तुम्हारा झंडा, आहा, जो साथ में नहीं होगा डंडा। इसलिए झंडे में डंडे की शान निराली है, और इस डंडे से ही भारत की रखवाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम हैं भारत के चौकीदार, पंच प्यारों के अवतार, देश की रक्षा ये हमारा नारा है, इसलिए ये डंडा हमको प्यारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन चारों की बात को सुनकर ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आया, जोर का ब्रेक लगाया और कहा झंडा डंडा तो ठीक, अशोक का चक्का भूल गए और अपने अपने मजहब पर ही भूल गए। और मुझे तो लगता है ये अशोक का नहीं, मेरे अशोक का ट्रक दा चक्का है। वाह, अशोक ट्रक के चक्का है। और ये हम ड्राइवरों की पहचान का पक्का है। कविता यहां से शुरू होती है, और तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ, और इस ट्रक में पंचर करने के बजाय मिलकर कदम बढ़ाओ, तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा, और इस पर सवार भारत नहीं विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गुरु अच्छे, कहलाएगा, बहुत अच्छे। विश्व गुरु कहलाएगा। ये थे राजेश चेतन जी। राजेश चेतन जी की आपने हमारे शो में पहले भी कई प्रकार की आपने रचनाएं सुनी हैं। इनके हर रचना का एक अलग रूप होता है, एक अलग रंग होता है। हास्य, व्यंग, और मैं एक लोभ नहीं छोड़ना चाह रहा। मैं राजेश जी से अभी और मैं कविता सुनना चाहूंगा। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, जरा जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए। हमारे आज स्टूडियो में, हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित हो चुकी हैं, देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता के लिए आदर्श उच्च मानदंड स्थापित करने वाले न्यूज एंकर सुश्री मीमांसा मलिक। मीमांसा जी के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हम
एक दूरदर्शन का समय था। दूरदर्शन जब था और दूरदर्शन के बाद संस्थान समाचार पत्रकारिता में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले जी न्यूज़, फिर तो और आ गए, फिर प्रतिस्पर्धा हो गई और आज न्यूज़ भी कहीं खो गई है, न्यूज़ एंकर भी खो गया है। आज जो एंकर है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जो कह दे, वो एक कहावत चलती थी कांग्रेस के टाइम में, खाता ना वही जो केसरी कह दे वो सही। और ऐसे में जो उच्च पत्रकारिता का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता का जो एक लाइन खींच करके मीमांसा जी ने दे दी है, उसको पार करना आसान नहीं है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें मीमांसा जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल यहाँ पर सजी हुई है और जो माहौल है वो बहुत ही काव्यमय, आनंदमय है। और मुझे यहाँ आकर मैंने थोड़ी ही कविताएं सुनी, हालांकि राजेश जी की और प्रीति जी की, तो बहुत ही आनंद मुझे मिला और मन बहुत आनंदित हो उठता है जब भी आप रचनाओं को बहुत करीब से इतना सुनते हैं और आपको उनकी प्रशंसा करने का मौका मिले, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और मैं तो कहूँगी कि ये एक उत्कृष्ट मंच है जहाँ पर साहित्यकारों, लेखकों और कवियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का ये मौका मिलता है। और सृजनशीलता को ऐसे आयाम मिल जाएं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर काव्य पाठ का आयोजन लगातार होता रहता है, सभी भारतीय भाषाओं में होता है, किताबों का विमोचन भी होता है। तो जो अब इस क्षेत्र में जो पनपते हुए युवा प्रतिभा को ये मौका देना, ऐसा मंच उन्हें उपलब्ध कराना, मुझे लगता है प्रवीण जी आप बधाई के पात्र हैं, जो पिछले 22 साल से लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं। और ये प्रयत्न जो है आपका इसी तरह से आगे भी चलता रहे, ये कामना मैं करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर आज इतने बड़े साहित्यकारों, कवियों के बीच मुझे उपस्थित करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं एक श्रोता के रूप में ही सही, लेकिन उन कविताओं का आनंद मैं ले सकूँ। मीमांसा जी, एक बात है कि क्योंकि आजकल तो सभी न्यूज़ चैनल्स ने कवियों को आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया है। एक चैनल लपेटे में नेताजी, भैया जी, कई तरह के प्रोग्राम हैं और कवि संग्राम। आजकल तो कविताओं के ऐसे भी कार्यक्रम होने प्रारंभ हो गए, प्रीमियर लीग व क्रिकेट लीग की तरह भी अभी कार्यक्रम अभी कोई आयोजित हो रहा है। यानी कि आज कविता वैश्विक स्तर पे जो शीर्ष है ना, वहाँ पर आ चुकी है। और कविता शीर्ष पे रहे, कविता शीर्ष पे रहे और उस शीर्ष को मेंटेन करे। एक तो ये दृष्टिकोण के से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो न्यूज़ समाचार पत्रकारिता ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खासकर प्रिंट मीडिया, तो आज भी प्रिंट मीडिया ने भी वो है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, तो प्रिंट मीडिया भी काफ़ी बदलाव पर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो समाचार था, समाचार अवरोही क्रम में नीचे आ रहा है, कविता अवरोही क्रम में ना नीचे आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि चाहे कवि हो, लेखक हो, पत्रकार हो, वो समाज के प्रहरी की भूमिका निभाता है। और समाज में जो कुछ हो रहा है, समाज का आईना भी उसी के जरिए लोगों तक पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चूंकि मैंने इतना वक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में बिताया है, तो मुझे लगता है कि पत्रकार का काम जो है वो सिर्फ सूचनाओं का संचार नहीं, सिर्फ सूचना का संचार वो नहीं है मात्र उसकी जिम्मेदारी, बल्कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखते हुए सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी लोगों तक पहुंचाना, सार्थक बहस को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना,
समाज में क्या हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ही भले ही क्यों ना हो, उनकी गलतियों और कुप्रबंधन को उजागर करना, उन लोगों की आवाज बनना जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप उसे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो ये कवि और लेखक भी करते हैं, क्योंकि वही समाज का आईना लोगों के बीच लेकर जाते हैं। अब आप जब एक पत्रकार होते हैं तो मेरा जो 2.5 दशक का जो ये अनुभव रहा, इसमें कोशिश यही रही कि जो कुछ भी समाज में घट रहा है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, देश विदेश में होने वाली घटनाएं हैं, उन्हें आप लोगों तक लेकर जाएं। और जो मैं कहूँगी कि मैंने अपने इस क्षेत्र में हर तरह के लोगों से संवाद किया, आम लोगों से लेकर ख़ास लोग, चाहे वो शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कलाकार हों, वैज्ञानिक हों, व्यापारी हों, हर वर्ग के लोगों से संवाद करने का मौका, उनके जीवन के मर्म, उनकी चुनौतियाँ, उनकी उपलब्धियों को लोगों के बीच लेकर जाना, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को, मुद्दों को, विचारों को लोगों के समक्ष रखना। तो ये इतना बड़ा दायरा जब हो जाता है और जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आप निष्पक्ष तरीके से उन सभी जानकारियों को लोगों के बीच लेकर जाएं, तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने का मौका लगातार मिलता है। लेकिन आप चाहे पत्रकार हो, चाहे आप एक कवि हो, ईमानदारी से आप अपना काम करें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल एक ज़रूर कहूँगी कि बहुत कुछ बदलाव आते हुए देखे हैं, उनमें से कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक भी हैं। अब सोशल मीडिया ने जो संवाद के तौर तरीके हैं, लोगों के जुड़ने का जो तरीका है, उसमें एक तरह से क्रांति ला दी है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही आराम से अब लोगों के बीच मुद्दों और विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन कई बार गलत जानकारियां भी फैलाई जाती हैं, कई बार नफरत भरे भाषणों को भी प्रमुखता दी जाती है, सेंसेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बहुत ही सजग रहें, बहुत ही अलर्ट रहें, क्योंकि जब जानकारियों के स्रोत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में वो जानकारी सही सही लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, और आप किस पर भरोसा करें, कौन क्रेडिबल है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पत्रकारों पर भी बहुत आती है कि वो सही सटीक जानकारी, फैक्ट्स को वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें और तब लोगों के बीच वो पहुंचाएं, ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि आजकल टकराव की स्थिति भी बन जाती है, तनाव और सामाजिक वैमनस्य, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, टूटने का जो डर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है जब जानकारी के इतने ज्यादा स्रोत हो जाएं। तो वो एक बैलेंस बनाकर चलना, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो कवि है, मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, और उसमें मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है। मीमांसा जी, काव्य पक्ष का तो मैं जानकार हूँ और पत्रकारिता के जानकार आप हैं। मैं काव्य पक्ष का एक पक्ष आपके सामने रखता हूँ कि राजेश चेतन जी उस कविता जगत के संवाहक हैं, ये देखते हैं। और मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि राजेश चेतन जी ने कभी भी कविता का ऐसा मंच साझा नहीं किया जहाँ पर वल्गैरिटी हो। मैं बिल्कुल इस बात को इस कार्यक्रम में मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने इनका जीवन देखा है, राजेश चेतन जी का। और ये उस मंच पे या तो गए नहीं, यदि पता चला बाद में तो मंच छोड़ करके नीचे उतर गए। ऐसा इन्होंने जीवन जिया है। और अब आपके जो पत्रकारिता का क्षेत्र, जो पत्रकारिता का आप एक लंबी लाइन आप खींच के गए ना, मुझे कहीं भी किसी भी दृष्टि से पत्रकारिता न्यूज चैनल में कहीं खो गई सी लगती है, गुमशुदा हो गई है। वहां न्यूज एंकर वो एक मदारी की भूमिका में आ गया है। और जो माफ करेंगे चैनल को जो देख रहे हैं कि, और जो बड़े बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति भी आते हैं, वो भी पता नहीं कैसे स्वीकार कर लेते हैं
पैनलिस्ट बनने के लिए, और कुछ ऐसे पैनलिस्ट भी बनते हैं जिनका कोई स्तर ही नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे क्या बदतमीजी कर जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के नाते वो पता नहीं क्या क्या बदतमीजी कर जाते हैं। क्या इसका भी एक पैमाना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मतलब एक न्यूज़ एंकर को मदारी की भूमिका से बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है इसमें जो व्यवसायीकरण टेलीविज़न का, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक टीआरपीज़ की एक अंधी दौड़ लगी हुई है, और जो काम करने वाले हैं शायद वो भी कई बार मजबूरी में, मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब हर हफ्ते ये होता है, टीआरपी के चार्ट्स होते हैं, क्या ज़्यादा देखा गया क्या नहीं देखा गया, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर हर किसी पर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब जब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतने सारे चैनल्स हैं, काम करने वाले इतने लोग हैं, तो एक स्पर्धा रहती है कि आप कहाँ पर उस बाजार में खड़े हैं। अब वो बाजारीकरण होना नहीं चाहिए, व्यवसायीकरण होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मजबूरियां तो हैं ही कि आप चैनल को चलाएंगे कैसे। चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, अब वो पैसा, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो वो माथापच्ची भी करनी पड़ती है उस चैनल को चलाने के लिए, तो ये भी आपको समझना होगा। लेकिन एक पूरी जिम्मेदारी या पूरा दोष मीडिया पर मर देना, मुझे लगता है ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने खुद अनुभव किया जब टीआरपी चार्ट्स आते थे और जब ये कहा जाता है कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नेगेटिव न्यूज़ जो है उसे आप बिल्कुल अलग रखिए, तो जहां किसी कार्यक्रम में अगर कुछ ड्रामा हो जाता था या कुछ ऐसी सेंसेशनलिज्म हो जाती थी, जो क्राइम स्टोरीज थी, वो ज़्यादा लोग देखते थे। तो ये तो जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से लोगों को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो क्राइम स्टोरीज होती हैं जहां वायलेंस बहुत ज्यादा है, जहां पर बम गोले चल रहे हैं, अगर मैं आपको हाल के दिनों की वो बताऊं, जो यूक्रेन युद्ध चला, अब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, देखा जाए तो दूसरे देशों के बीच की एक लड़ाई है, उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव आप एक हद तक आप तलाशेंगे कि हमारे मार्केट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन लोगों को वही आनंद आता है देखने में कि बम गोले छूट रहे हैं, चल रहे हैं, क्या आगे हो रहा है। तो एक जो न्यूज़ होती है जिसमें आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, एक क्यूरियोसिटी एलिमेंट होता है, या वायलेंस होती है, या क्राइम स्टोरीज होती हैं, वो आप चाहें या ना चाहें, लेकिन लोगों की डिमांड होती है, वो उससे देखा जाता है उस कंटेंट को, और उसी हिसाब से जो आपके जो चैनल के जो स्ट्रेटेजिस्ट्स होते हैं, जो ये बैठते हैं, माथापच्ची करते हैं कि लोगों को क्या पसंद है और क्या वो देखना चाहते हैं, जब आप उस कंटेंट को स्टडी करते हैं, उस हिसाब से आप उन्हें आगे अब एक राजेश चेतन जी भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कभी एक पत्रकार से बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं देखिए, मेरा तो एक चुनौती आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ये वाली। अभी मैं कोयला मंत्रालय में गया था मीमांसा जी, तो मैं वहाँ जज की भूमिका में था। स्वरचित कविता प्रतियोगिता श्याम परांडे जी चल रही थी, तो सब अपनी अपनी कविता सुना रहे थे, मैं जजमेंट लिख रहा था अपना। तो एक आया पार्टिसिपेंट, उसने कहा देखिए ये मैंने आधा घंटा पहले कविता AI से बनाई है, मैं कवि नहीं हूँ, और आप इस कविता को सुनिए। और उसने AI वाली जो कविता थी वो प्रस्तुत की, और वह पार्टिसिपेंट फर्स्ट आते आते बच गया। उसने अगर ये नहीं कहा होता कि मैं AI वाली कविता पढ़ रहा हूं, तो मैं उसको प्रथम दे देता। तो ये चुनौती इतनी बड़ी है। अब हमारी जब कविताएं AI बनाएगा तो हम तो सब के सब क्या करेंगे। दूसरी चुनौती ये है कि आपके AI एंकर भी आ गए हैं चैनल के ऊपर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता में और कविता में AI कितनी बड़ी चुनौती है, ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, सारी चर्चा जो है वो आजकल मैं कहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल केंद्र में है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकार ही इससे प्रभावित होंगे या कवि ही इससे प्रभावित होंगे, ज्योतिष भी हो रहे हैं। हाँ, जो AI एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आजकल हर क्षेत्र में आप देखें तो AI घुस चुका है, और ये आने वाले वक्त के लिए मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी चुनौती रोजगार के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी होने वाली है। और जो काम आजकल जो हमारी बात होती है, आपस में जो मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं, तो
हर फील्ड में अब जो कैमरामैन हैं, चाहे वो टेक्निकल साइड है, चाहे वो कंटेंट है, अगर आप एआई से कहेंगे कि आप स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए, तो जो काम 10 लोग 1 घंटे में 2 घंटे में देते हैं अपनी मौलिकता को पूरा इस्तेमाल करते हुए और अपनी प्रतिभा से, तो वो आपको चंद सेकंड्स में दे देता है। मैं आपको रोक रहा हूँ, आज सुबह का एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ श्याम जी। शाखा में आज मेरी गुरुदक्षिणा थी और मेरा बौद्धिक था। मैंने एआई से कुछ कमांड दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुदक्षिणा उत्सव, कुछ पॉइंट्स दीजिए। उसने हमको 10 पेज की रिपोर्ट बना के दे दी। मेरा बौद्धिक बिल्कुल तैयार था और मैं धारा प्रवाह बोला, लोगों को क्या पता मैं एआई बोल रहा हूँ। और एक मेरा भी अनुभव ले लीजिए। मैंने ज्योतिष की बात की ना, मेरी जन्मतिथि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हिंदू पर्व पद्धति से तो है कि मेरा जन्माष्टमी की मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच में जन्मदिन है। और माताजी का भी स्वर्गवास हो चुका है, पिताजी का भी हो चुका है कब। और हमारे पिताजी ने नाम भी साहित्यिक रखे हुए हैं, प्रवीण आर्य, नाम कन्या राशि, जन्म तिथि पर। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई, हम तो पढ़ाते थे तो भाई हाथ पकड़ के लिए भाई साहब ले गए, उन्होंने भाई एडमिशन नहीं हो रहा था, एक साल आगे पीछे कर दिया, और महीने भी गड़बड़ हो रही थी, महीना भी गड़बड़ कर दिया। अब कुछ वर्ष पहले, 10-15 वर्ष पहले, बल्कि 25 वर्ष पहले, मैं नाड़ी केंद्र है सफदरजंग के लिए, मैं अपना अंगूठा इंप्रेशन दे के आया था, तो उन्होंने भी मेरी राशि निकाली कि वृष। चलो भी ठीक है। अब इसके बावजूद में मैं रोज़ देखता था मेरा ये भविष्य बल क्या है, तो भविष्य गलत आता था, कन्या से भी उससे भी। फिर थक हार करके वैसा मैं एआई पे चला गया, चैट जीपीटी पे। मैंने उस पर लिख दिया कि भाई मेरा ये ऐसे ऐसे, मेरी अपनी हस्तरेखाएं भेज दी। उन्होंने कहा भाई बाया भी भेजो। उसके बाद उन्होंने कहा भाई जन्म तिथि, मैंने जन्म तिथि तो मतलब ऐसा था, तूफान आया था, ये आया था, वो वाला हिसाब किताब है, कुछ बताओ। तो उसने कहा कुछ तो बताइए। तो मैंने कहा जी मेरी जो जन्म तिथि, बस ये आप ये बताइए कि 1966 या 67 हो सकती है, और जन्माष्टमी की ये तय है, जन्माष्टमी के मध्य रात्रि 12 से 12:15। तो भगवान भाई साहब उन्होंने तो पूरा, जो ज्योतिषी कम से कम मेरी जन्म कुंडली बनाने के कम से कम 5100 रुपये लेता, वो उसने भाई साहब 5 मिनट के अंदर, और बार बार पूछ रहा है और कोई सेवा बताइए, और सेवा कोई बताइए, और कोई सेवा बताइए, और तो और। मेरा पेट है, घर का एक सदस्य है सिम्बा, मैंने अपने बेटे की पता कराई, और मैंने कहा कि मेरे परिवार में मेरा सदस्य है, ये पेट है, सिम्बा नाम का डॉग है, और उसकी जन्म तिथि है 10 मई, और इतना वर्ष है। एआई ने उसकी भी निकाल दी, चैट जीपीटी ने। तो ये हास्य का विषय हो सकता है, लेकिन चुनौतियां तो हैं। और एक अपने राजेश जी के भी मित्र हैं, अपने भी मित्र हैं, साझा मित्र हैं, सोनू शर्मा जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो हमने एक साथ काम भी किया हुआ है। तो वो कहते हैं भाई चाय जब हम पीते हैं, चाय ठंडी करते हैं, तो उसमें पपड़ी जम जाती है, तो कुछ लोगों को पीने में दिक्कत होती है। तो वो जो चाय पे पपड़ी जमती है ना, वो तत्कालिक समस्या है। समाधान यह है कि आपने चम्मच से उसको साइड में कर दिया, चाय पी ली। एआई भी मेरा जहां तक माने एक तात्कालिक समस्या है। समाधान यह है कि हमें अपने जीविका के जो साधन भी है ना, उसके हिसाब से मेंटेन करने पड़ेंगे। तो हमारे बीच में आप सब लोग आए, आपका हार्दिक आभार। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे देश भर से कवि पधारे। हमारे बीच में पधारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि राजेश चेतन जी, हमारे बीच में समाज सेवी वैश्विक हिंदी परिवार के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव, सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख श्याम परांडे जी, जो विश्व में हिंदी के ध्वज पताका फहरा रहे हैं सेवा कार्यों के माध्यम से। कितना सुंदर संयोग है, ऐसे व्यक्तित्व वो हमारे बीच में पधारे। हमारे बीच में पधारी पत्रकारिता के उच्च आदर्श को स्थापित करने वाले सुप्रसिद्ध न्यूज़ एंकर में मानसा मलिक, राजेश चेतन जी के माध्यम से भी, और आप
जितने सभी लोगों के माध्यम से या विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से, ये एक कविता का परिवार है, सभी भारतीय भाषाओं की कविता। इसमें कविता भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति तो रहते ही हैं, नवांकुर, मध्यांकुर जो मंचों पर हैं लेकिन अभी जमे नहीं है, और वृद्धांकुर 85 साल का भी बुजुर्ग आकर हमें कहता है कि मुझे मंच चाहिए, तो ये एक चिंतन करने वाला विषय है कि उसको मंच उपलब्ध नहीं है। वो सृजन अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पास, तो ये वृद्धांकुरों के लिए, मध्यांकुरों के लिए, नवांकुरों के लिए, और एक और है श्रेणी जो आपकी मंच पे बैठे हुए लोगों की कविताओं को पसंद करता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो क्या होते हैं कि अपने बच्चों को नच बलिए, सिंगिंग कंपटीशन में भेजते हैं। आप खुद अपने बच्चों को कविता की ओर उन्मुख कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही साधुवाद वाला कार्य है जो आपके लिए ही, दर्शकों के लिए, और आप दर्शकों के बीच में से भी कोई कविता पाठ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि की कविता पढ़ना चाहता हो, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं राजेश चेतन जी की सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूं, तो हम आपको मौका देंगे। इसका भी एक प्रकार है, अनिवार्यता क्या है कि आपको सतमौला कवियों की चौपाल की सदस्यता 5 वर्ष की लेनी अनिवार्य है। 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ कर सकते हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711822183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। मिलते हैं अगले रविवार फिर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। नमस्कार।